नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जो आधारित है कृषि एवं बागवानी पर, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानकारी पाते हैं कृषि एवं बागवानी संबंधित विषय विशेषज्ञों के माध्यम से। साथ ही अनुभवी जो किसान होते हैं वो भी हमारे साथ समय समय पर जुड़ते हैं। तो दर्शकों, आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे ही गौ सेवक, और आज कार्यक्रम का विषय रहने वाला है जी हाँ, गौ एवं गौ सेवा आधारित कृषि। और दर्शकों, जिस तरह से हम जानते ही हैं, गावो विश्वस्य मातरः, यानी गौ माता विश्व की संस्कृति को पोषित करने वाली है और पशु ही नहीं बल्कि एक माता के समान है। तो आज जानेंगे किस तरह से हम गौ सेवा करके, गौ आधारित कृषि करके अपनी उद्यमता को आगे बढ़ा सकते हैं और एक कुशल किसान बन सकते हैं। स्वागत करना चाहेंगे हमारे अतिथि का। आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला सोलन के अर्के क्षेत्र के रहने वाले जी हाँ श्री दिनेश शास्त्री जी, जो कि एक बहुत प्यारे से गाँव बातल से संबंध रखते हैं। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस परिचर्चा में हम बड़े अच्छे ढंग से थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे, ताकि उससे जो हिमाचल प्रदेश के जो गौ सेवक हैं, कृषक हैं या युवा लोग हैं, वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जी, तो दिनेश जी, आप सबसे पहले ही जानना चाहेंगे किस तरह से आपका रुझान गौ आधारित कृषि की ओर हुआ, या गौ सेवा से कब से आपका जुड़ाव रहा? वैसे तो रुचिका जी, जब से अपना परिवार काम कर रहा है वो गौ सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप मैं भी सेवा के साथ साथ कृषि और गौपालन करता रहा। उसके बाद 2014 के बाद संपूर्ण रूप से गौ सेवा के क्षेत्र में, ताकि जो है हिमाचल प्रदेश के अन्य जो युवा लोग हैं और कृषक लोग हैं वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो मार्गदर्शन के रूप में जगह जगह जा कर के इस काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा 14 के बाद उठाया जी। और 2000 ये जो 19 का था, इसमें कोरोना से पहले मैं अस्वस्थ हो गया था, मुझे पैरालिसिस हो गया था जी। तो फिर मेरे ध्यान में आया कि ये जो देसी जो गऊ है, इसका जो घी है जो वैदिक रीति से बनाया जाता है, उसका जो नस्या ले करके मेरा जितनी भी अकड़न थी शरीर में, या मेरे से कहा नहीं जाता था, मेरे शरीर में दर्द थी, इसकी मालिश और इसके प्रयोग से और नस्या ले करके ये सारा का सारा मेरा ठीक हो गया, और मैं आज इस हालत में हूँ कि गऊ के कृपा के कारण ही हूँ। तो इसलिए मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा। और दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे दिनेश जी इससे पहले शिक्षक भी रह चुके हैं, और उसके बाद इनका जो पूरा तरह से रुझान रहा है वो गौ सेवक के तौर पर रहा है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जाता है गावो विश्वस्य मातरः, तो आप किस तरह से देखते हैं इस कथन को, और क्या कहना चाहेंगे गौ सेवा के बारे में? ये जो हमारा जो भारतवर्ष है या दुनिया का जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, उसका जो आधार है वो गाय है। यदि गौ नहीं होगी तो ये जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन है वो आधारहीन हो जाता है, अर्थात वो बनावटी हो जाता है। तो इसलिए अपने ग्रामीण जीवन का गौ आधारित गौपालन या गौ आधारित कृषि, गौ आधारित ऊर्जा, गौ आधारित चिकित्सा और गौ आधारित जो ग्रामोद्योग हैं वो अगर हो चलें, तो हम समझते हैं कि गौपालन के द्वारा हम सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। जी। जैसे कि पहले समय में ऐसा होता था कि ये जो गाय का कृषि का जो काम होता था, इसको उत्तम माना जाता था, और ये जो अपना जो व्यवसाय का काम था इसको मध्यम माना जाता था, और जो चाकरी थी अर्थात नौकरी, उसको बिल्कुल अधम माना जाता था। तो वो जो गांव का युवा था वो अपने माता पिता की सेवा करते हुए, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हुए, अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए, अपने गांव के लोगों के साथ स्नेह प्यार इससे रहते हुए अपने घर में रहकर ही वो पालन करता था, और उस गौपालन से जो पंचगव्य अर्थात दूध, घी, मक्खन जो भी मिलता था उससे अपने परिवार का वो परिपोषण करता था, यानी कि स्वस्थ रहता था जी। और उसी के जो बछड़े थे उनका जो गोमूत्र है, गोबर है, उससे जो खाद इत्यादि बना करके
खेती का पालन करता था, परिपोषण करता था, और उसके बाद जो वो अपना जो स्वास्थ्य है, सारे परिवार वालों का स्वास्थ्य है, वो बिल्कुल शुद्ध रहता था। तो दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। तो इस प्रकार से ये गौ पालन पूरी हमारी जो राष्ट्रीय जो ग्रामीण जो संस्कृति है उसका आधार है जी। और उसका कोई विकल्प है ही नहीं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो गौ माता है या जो गौ आधारित कृषि है उसका कोई विकल्प नहीं है। और जिस तरह से हम देखते हैं हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ पर ख़ास तरह की पहाड़ी गाय का जिक्र किया जाता है। तो किस तरह से आप भी गौ सेवा से जुड़े हैं, तो क्या आप भी पहाड़ी गाय का इस्तेमाल कर रहे हैं गौ आधारित कृषि के लिए? हाँ रुचिका जी, अपने घर में 2019 के बाद प्योर पहाड़ी गाय हैं जी। और ये बड़ी मुश्किल हुई हमारे लिए हिमाचल में कि कहाँ से हम गाय रखें या गाय के लिए जो नंदी है उसका उपयोग के लिए जो है कहाँ से लाएं। तो हमने एक प्रयास किया कि जो श्रीखंड है वहाँ उसके आसपास से एक बैल को हम 50,000 में लाएं जी। और उसके बाद हमने इधर उधर से कुछ गऊँ इकट्ठी की और उसके बाद उनका संवर्धन करने लगे। अर्थात उसके बाद मेरे पास अपने घर में 7 संख्या है जिसमें 3 गायें हैं और 3 बच्चे हैं और 2 बच्चियाँ हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने घर में इसकी हमने शुरुआत की। अब हम बिल्कुल अमृत के समान इस दूध को पी रहे हैं और एक औषधि के रूप में है। और हमारे घर में ये जो गौमूत्र है इसको कई जो महिलाएं हैं कैंसर के लिए वो इसको ले रही है। तो घर में हमारे बोतलें रखी होती है और लोग ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे घर में तो अपनी पहाड़ी गाय है। लेकिन हम किसानों के लिए बड़ी मुश्किल होती है जब नंदी ना हो। गौएं बहुत जगह पर है, नंदी ना होने की वजह से इस प्रकार से तो ये जो हमारा जो प्रयास था वो नंदी लाने का इसीलिए था। और अब हमारे पास जो 2 नंदी तैयार है घर में और मैं उनको अपने घर में तो अब नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि घर में इतने काम करने वाले नहीं हैं। तो ज्वाला जी में एक गौशाला है, उसको हम गौ विज्ञान केंद्र बनाने वाले हैं। तो वहाँ हम उसको ले जा रहे हैं, दोनों नदियों को वहाँ ले जा रहे हैं। जी। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने शुरुआत 7 गाय आपके पास अभी इस समय है, तो किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती है, किस तरह से सेवा आप गौशाला में अपनी देते हैं? सुबह मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों जैसे ही हम 6 बजे के करीब उठ करके सीधे हम गौशाला में जाते हैं और गौशाला में थोड़ी बहुत सफाई इत्यादि करके और अपनी गौ का मेरा जो काम होता है वो उनकी खारिज करना, उनको उनके साथ बातचीत करना इस प्रकार से। और गाय रोजाना गाय भी और बच्चू भी मेरा जो जिस तरफ को मुझे पैरालिसिस हुआ है उसको स्पर्श करती है, चाटती है। और इस प्रकार से मैं भी जब मेरे कोई भी कहीं भी अंग में कहीं भी दर्द हो मैं उसी अंग को स्पर्श करता हूँ गाय के और उसके बाद जो है मुझे उसका लाभ मिलता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक हम भारतीय सोच है उस आधार पर भी हमें जो है कुछ ना कुछ संतुष्टि मिलती है। तो उसके बाद फिर हम अपने आप स्नान इत्यादि करके उसके बाद गौ को भी थोड़ा बहुत सफाई करते हैं, पानी से भी करते हैं और मालिश भी करते हैं और फिर सबसे पहले उनको हरा चारा देते हैं। हरा चारा के बाद हम खल वगैरह जो भी होता है जैसे दाना बनाया हुआ है, अपना घर का बनाया हुआ है। ये जो फीड वाला है, जो यूरिया वाला है, केमिकल वाला है, इसको हम नहीं खिलाते और वो दाना खिला करके फिर बाद में फिर गुड़ इत्यादि दे करके उसके बाद हम गाय का दूध ले करके अपना उसको करते हैं और सारे परिवार के लोग उसका उपयोग करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने घर पर ही जो गाय की फीड है वो तैयार करते हैं और कहीं ना कहीं आप स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं पूर्ण तरह से, एक भावनात्मक तौर पर भी आप जुड़े रहते हैं अपने गौओं से। तो ऐसे में जानना चाहेंगे जो दर्शक या फिर जो इस समय पशुपालक हमारे साथ जुड़े हैं और गौ सेवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो किस तरह से किन बातों का वो ध्यान रखें जिससे उन्हें उत्तम गुणवत्ता वाला दूध भी प्राप्त हो और अन्य जो गौ माता से प्राप्त होने वाले तत्व हैं वो भी शुद्धता में उतनी ही अच्छी मात्रा में रहें? ये जो अपने हिमाचल प्रदेश के
आप सभी हमारे कृषक भाई हैं, गौपालक भाई हैं, जी। मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गाय जो है पशु नहीं है, गाय जो है हमारी माँ है। और गाय से ही हमारा जो सारा ग्रामीण परिवेश है, वो सारा जितना भी हमारा स्वभाव है, जितने भी हमारे गुण है, ग्रामीण लोगों के गुण है, वो सारा का सारा जो है गाय से ही हमें प्राप्त होता है। और गाय आधारित जो जैसे हमारा हम जीवामृत बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, अन्य प्रकार के हम खाद्य जो बनाते हैं गोबर से, उसको डालने से उस जमीन में, उस भूमि में, उससे हमें जो अनाज प्राप्त होता है वो भी बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होता है। अर्थात जल शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो, अनाज शुद्ध हो और हमारा जो दूध है वो शुद्ध हो, इसका हम पूरा प्रयास करते हैं और उससे जो है हमें बहुत लाभ होता है। इसलिए हम सबको इस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए कि गौ को माँ समझे। जब हम गाय को माँ समझेंगे तो हम गाय की सेवा करने में भी एक कदम आगे जाएंगे कि हम अपनी गौ माता के साथ बात करेंगे जी। हमें बात करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं ना तो एकदम से जो यूं करती है गले को जी। और फिर वो कहती है कि मेरे खारिज करो, कहीं सींग मारती है तो वहाँ भी अपने में वो खारिज करने के लिए कहती है। और इस प्रकार से जो है हमें खारिज इत्यादि करके, मालिश इत्यादि करके, और उनको भोजन जो है, जो भी घास है, उनको अनाज नहीं, अनाज की प्रिय गाय नहीं है। गाय का भोजन तो सिर्फ हरा चारा है या सूखा चारा है या ये जो प्रोटीन के रूप में हम देते हैं, ये सारे जो है उनके लिए उपलब्ध हो। और इसके साथ साथ समय समय पर इनको घास दिया जाए जी। वो काट कर दिया जाए, चाहे इसी प्रकार से दिया, इसी प्रकार से पानी भी, ताकि वो जुगाड़ कर सके। जो जुगाड़ी होती है ना जी, उससे जो है उनमें तत्व वो अपना पूरा अनाज का जो है अपने लिए जो पूरी खुराक ले लेती है वो। तो ये बड़ा आवश्यक है, ये सबसे ज़रूरी आवश्यक है कि समय समय पर दें, सारा दिन ना देते रहें। उनको भी आराम की ज़रूरत होती है, उनको भी मच्छरों से दूर करने के लिए उन अपने कमरों में जो जाली होनी चाहिए और वहाँ पर जो है किसी प्रकार से वो जो खिड़कियाँ हैं वो होनी चाहिए, ताकि जैसे हम रहते हैं वैसे ही गाय के लिए आवश्यकता होती है। जब गाय खुश होती है, प्रसन्न होती है, तो पूरा आशीर्वाद देती है और उस आशीर्वाद से पूरे घर का ही नहीं, पूरे गांव का कल्याण होता है जी। जहाँ पर 100 गौएं विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से, मातृ रूप में, और उनका जितना भी सेवा की जाए ऐसी रहती है जिस स्थान पर, वहाँ जब अनावृष्टि होती है तो बादल अपने आप आते हैं जी। और बादल अपने आप बारिश करते हैं और वहाँ ऑक्सीजन का भंडार होता है, क्योंकि गाय तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है जी। जब भी कभी श्वास के रोग हो जाए किसी को, तो उनको गाय के सामने जाना चाहिए। गाय की आंखों में जो काली काली आंखें, जो स्नेहिल आंखें हैं, जो स्नेह प्रदान करने वाली आंखें हैं, उनमें देख करके और उनके मुख के आगे उस सांस का प्रयोग अपने लिए करना चाहिए जी। और ये सारे अस्थमा इत्यादि के श्वास के जो रोग हैं ये दूर हो जाते हैं। तो गाय हमारे लिए हमारा डॉक्टर भी है, हमारी माँ भी है जी। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम चिकित्सा के तौर पर भी, एक चिकित्सक के तौर पर गाय को भी ले सकते हैं, यानी कि औषधीय गुणों से जो गौ माता है वो भरपूर है। अब आना चाहेंगे हमारे विषय, जिस तरह से हम बात करने जा रहे हैं गौ आधारित कृषि, तो ये क्या है और किस तरह से आप भी इससे जुड़े हैं? गाय जब गांव में होती है जी, तभी जाकर गौ की कृषि हो सकती है। आजकल सुनने में आता है कि प्राकृतिक खेती हो रही है, जैविक खेती हो रही है, गौ आधारित कृषि हो रही है जी। लेकिन उसका जो आधार है वो स्वदेशी गाय है, जिसको हम गाय बोलते हैं, वो उसका आधार है। अगर गाय नहीं होगी तो किस प्रकार से वो गौ आधारित कृषि उसको हम बोल सकते हैं या उसको प्राकृतिक खेती बोल सकते हैं, क्योंकि जो गऊ का गोमूत्र है
वो हमारी भूमि की जितनी भी विषैलापन है उसमें, उसको वो शुद्ध कर सकता है, उसको वो अमृत के समान बना सकता है, अर्थात विषैल उसके विष को दूर कर सकता है जी। अन्यथा वो विषैली रहेगी, केमिकल युक्त रहेगी, हम चाहे कितने भी प्रकार का उसमें प्रयोग करें वो नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें पृथ्वी को गऊ का गौमूत्र छिड़का कर उसको जो है हमें पवित्र करना पड़ेगा जी। उसके बाद ही गऊ आधारित कृषि का सारा ये जो कंसेप्ट है वो आगे चलता है जी। और ये जो गऊ जो आधारित कृषि है इसके लिए हमें ये जो 3 प्रकार की चीज़ें हैं जैसा पंचगव्य हैं और ये जो गोबर गौमूत्र से बनने वाले खादें वगैरह हैं ये हैं या स्प्रे हैं जी। और इसी प्रकार से गऊ उत्पाद जी। जिनसे जैसे हम दिए बना सकते हैं गौ में से यानी कि गोबर से, इसी प्रकार से हम मूर्तियां बना सकते हैं जैसे सरस्वती की मूर्ति है, लक्ष्मी की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है। तो ये तीनों चीज़ें उसमें गऊ आधारित जो कृषि है उसमें आएगी और इन चीज़ों का निर्माण होगा और उसके बाद उसका मार्केटिंग होगी जी। हमारी आर्थिक स्थिति जो है, एक किसान की आर्थिक स्थिति जो है उन सारी चीज़ों से होगी तो हम उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते जिसमें जो किसान जो आत्महत्या करते थे जी। क्योंकि केमिकल युक्त सारे स्प्रे लेने के लिए और ये खादें लेने के लिए, बीज लेने के लिए आज तो इतना है कि अगर हम खरीद के बीज ना लाए तो हमारे घर में कुछ होता ही नहीं है। वो जो जितनी भी बेलें हैं उनमें वो सब्जियां लगी नहीं रही है। तो इस प्रकार से पता नहीं क्या कर दिया गया है। इसलिए गौ आधारित जब हम अपनी गाय के गोबर का प्रयोग, पंचगव्य का प्रयोग और अपने गौ उत्पादों को बनाएंगे और आर्थिकी अपनी सुधारेंगे तो हम उस निम्न स्तर में नहीं जा सकते। हम कभी भी अपने को हार नहीं मान सकते। हम आगे बढ़ने में खुशी खुशी के साथ जो हमारे पास अपने पास होता है उसी से गौ आधारित कृषि का कार्य चलता है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप शुरुआत करते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए आप गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बाद आप 12 महीने किस तरह का आप जो फसलें हैं या फल है वो कौन कौन से या जो कोई अन्न आप उगाते हैं किस तरह का उनका क्रम रहता है? जिस प्रकार से पुराने ज़माने में शुद्ध रूप से गऊ पर आधारित ही कृषि थी जी। और उस समय हमारा जो भारत था वो सोने की चिड़िया था जी। और सोने की चिड़िया हमारे भारतवर्ष के लोगों ने नहीं कहा। जो चीन के विद्यार्थी आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, हेनसांग और फाइयान, उन दोनों ने यहाँ से जा कर के यहाँ के जीवन के बारे में जब लिखा है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत सोने की चिड़िया है था और ये जो सोने की चिड़िया था इसका मतलब था कि भारत से विदेशों को घी जाता था जी। घी को हम उसका व्यापार करते थे और घी का व्यापार करते थे और वहाँ से जो सोना आता था, एक सोना धन और एक यानी कि गौधन, ये दो ही धन माने जाते थे। और अपने देश में भी जो बहुत बड़े लोग थे वो गौपालन वाले माने जाते थे। किसके पास 100 गौएँ हैं, शतगु बोलते थे उसको, सहस्र गु जिसके पास 1000 गौएँ हैं, लक्ष गु जिसके पास लाख है, फिर नंद, फिर मथुरा, ये भी ये सारे नाम इसी से संख्या के आधार पड़े हुए हैं। तो ये जो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये गौ आधारित खेती का और इसका जो है पता लगता है कि भाई अपने देश में ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा सोने की चिड़िया था ये देश। तो और दूध की नदियाँ बहती थी इस प्रकार से। तो अब गौ आधारित कृषि के लिए आपने जो प्रश्न किया जी, है ना,
फल फसलें आप किस तरह से आप अपने खेतों पर उगाते हैं, जैसे कौन कौन, जैसे आपने कहा पंचगव्य का आप इस्तेमाल करते हैं, और कीटनाशकों के तौर पर आप किस तरह से अपने सब्जियों को या फिर अपने अन्न को कीटनाशकों से उनका बचाव करते हैं? पहले तो हम ये जो खादें इत्यादि है जिनको हम जीवामृत बोलते हैं, घन जीवामृत बोलते हैं, इनको बनाते हैं हम जी। ठीक है ना जी। इसमें गोबर और गोमूत्र और गुड़ और ये जो बेसन होता है ये, और कोई उपजाऊ वाली मिट्टी, कहीं पेड़ के नीचे वाली मिट्टी, थोड़ा सा उसका प्रयोग होता है जी। तो उससे हम जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं। इसी प्रकार से हम अमृत जल बनाते हैं। इसी प्रकार से हम ये जो खट्टी छाछ होती है बड़ी कई दिन की, उसकी भी हम स्प्रे बनाते हैं। और इसी प्रकार से हम बीजामृत बनाते हैं। बीजामृत बना करके हम उससे जो है बीजों का संशोधीकरण करते हैं, उसके बाद ही उसकी बिजाई करते हैं। तो अब इसके बाद आता है कि ये जो सारी चीज़ें हमारे पास कीट नियंत्रक बने हुए हैं, ये खादें बनी हुई है, तो उसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं अपने खेत में। और सभी किसान भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम इस खेत में उसका छिड़काव करें जीवामृत का जी। जीवामृत को चाहे पानी के साथ दे सकते हैं या सुबह के समय में हम उसको इस प्रकार से कटोरी से फेंक करके दे सकते हैं। जो हमने कहीं पर 200 लीटर के एक बर्तन में बनाया हुआ है, तो उसको हम सवेरे सवेरे उसको छिड़का सकते हैं। और फिर 10 दिन के बाद हम उसमें हल चलाएंगे जी। हल चलाएंगे और फिर उसमें जो बीजामृत से संशोधित जो बीज है उनका हम बीजारोपण करेंगे उसमें जी। जिस तरह से आप बखान कर रहे हैं या किस तरह से आप कृषि करते हैं, गौ आधारित कृषि आप करते हैं, और इसी प्रयोग के लिए, इसी आपके प्रयासों के लिए आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। थोड़ा इसके बारे में बताएं और किस तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? महामहिम राज्यपाल जी के पास कई बार सामाजिक कामों से जाना हुआ जी। और उनको पता लगा कि गौ सेवा के काम में इतने वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, तो जगह जगह हमारी भेंट हुई उनसे। तो एक बार उन्होंने एक कार्यक्रम था जिसमें नशा भगाओ खेल खिलाओ के माध्यम से वो काफ़ी 1 महीने तक चला। तो उसमें मुझे अपना विषय रखना था कि किस प्रकार से नशा दूर हो सकता है। तो मेरा एक कहना था साथ साथ में खेलों के साथ खेल भी खेलें, लेकिन साथ में जो है हम गाय को पालें, गाय का दूध पिएं और गो आधारित कृषि करें। इस प्रकार से जब हम अपने घर में सब लोगों को दूध पिलाएंगे, दही खिलाएंगे, घी खिलाएंगे, तो नशा पास में नहीं आ सकता। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को मेरे मानसिकता से लिया और उसके बाद उन्होंने हमें जो है कुछ 20-25 लोगों को वहाँ पर सम्मानित करने के लिए और एक प्रकार से प्रीति भोज में बुलाया जी। और उसके बाद अकेले में मुझे राजभवन में बुलाकर उन्होंने सम्मानित किया जी। बहुत प्रशंसनीय कार्य आपका रहा है और इसीलिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है और आप सम्मानित भी होते रहते हैं। अब जानना चाहेंगे आपसे नस्ल की ओर अगर हम आएँ, अक्सर हम सुनते हैं नस्ल को बढ़ाने के लिए या फिर अच्छी नस्ल की गाय के लिए किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, और संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। नस्ल जो सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है गौ सेवा में जी, कि जो नस्ल है हमारी वो एक ही प्रकार से शुद्ध होनी चाहिए जी। यानी कि जो गाय जिसको हम बीजारोपण करवाना चाहते हैं तो उसी नस्ल का अच्छा बैल नंदी हो जी। इस प्रकार से हम अच्छी प्रकार से जो है अगली जो संतान है उसको कर सकते हैं। इसी में एक बात ये आती है कि उस नंदी की जो माँ है उसकी हिस्ट्री देखी जाती है कि वो कितना दूध देने वाली थी, कितनी वो स्वस्थ थी और कितना वो अपने वहाँ पर जो परिवार है उसके साथ कितनी हिली मिली थी वो। जी, यानी कि
काफ़ी कुछ देख कर अनुमान लगाकर नहीं हमें कार्य करना है, बल्कि नस्ल के आधार पर हमें गौ माता का चयन करना है और संवर्धन भी करना है। हाँ जी। दिनेश जी, आप कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपने जाना किस तरह से गौ आधारित कृषि की जाती है, और इसी तरह से कार्यक्रमों का आनंद आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, दूरदर्शन हिमाचल को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी आप @DD हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं। जो आपको पसंद आते हैं कार्यक्रम, आप उन्हें लाइक शेयर भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।